हालांकि समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही साफ कर दिया कि हम इस बार किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। उनसे गठबंधन कर ही कौन रहा है कि दो सशक्त प्रत्याशी वहाँ हैं, पंडित हरशंकर तिवारी जी के पुत्र विनय जी और बीजेपी के माननीय पूर्व मंत्री जी राजेश त्रिपाठी जी। अगर ये घबराते हैं तो केवल विजयानंद तिवारी के नाम से घबराते हैं। इन दोनों लोगों का की स्थिति ये होगी कि शायद ही जमानत बचा सकें। हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को लगा कि अगर हम समझौता करके आते हैं तो हम बीजेपी को रोक देंगे, इस वजह से यह समझौता हुआ। ठीक है, ये सारी बातें तो सही हैं, लेकिन भोजपुरी में एक कहावत है कि हमारे बाबा चाना लदला बड़े हैं तो हमू चाना नहीं लदे, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से कांग्रेस में। देखिए, वो लोग बड़े लोग हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में इतना कहूँगा कि कुर्सी की लालच इतनी नहीं करनी चाहिए कि आम पब्लिक भी गाली देने लगे। ब्राह्मण वर्ग का कोई जब आगे बढ़ता है तो पंडित हरशंकर तिवारी को लगता है कि ये तो मेरे घर में सेध लगा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। आज हमारे साथ गोरखपुर से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोरखपुर से डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और गोला से पूर्व में 10 साल ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार की विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारियां हैं और एक काफ़ी लंबी राजनीतिक पारी इनकी रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले तिवारी जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप शुरुआत से ही एक बार बताइए अपने बारे में कि किस तरह से आपका राजनीति में आगमन हुआ, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है। मैं पहले NSUI से जुड़ा। NSUI से जुड़ने के बाद जब मैं कॉलेज से निकला, यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन मेरा हुआ, उस समय मेरा संपर्क जिले के बड़े कांग्रेस के नेताओं से भी संपर्क हुआ। बाबू वीर बहादुर सिंह जी से मेरा संपर्क हुआ। उसी समय मुझे भोलानाथ जी ने जिले में यूथ कांग्रेस का महामंत्री बनाया और यूथ कांग्रेस के महामंत्री बनने के बाद मुझे काफ़ी काम करने का अवसर मिला कांग्रेस में। तब से मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मैं लगभग 25 साल तक जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा हूँ। इस समय मैं PCC का मेंबर हूँ और कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। जहाँ तक हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, मेरे परबाबा पंडित भगवान दत्त त्रिपाठी इस गोरखपुर जनपद के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रह चुके हैं और उस समय अंग्रेजी शासन था। जगह जगह जितने विद्यालय खुले, उन विद्यालयों की स्थापना करने का काम हमारे बाबा जी ने किया। इस गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जैसे इस जनपदों में उन्होंने बहुत से लोगों को नौकरी दिया, जिसका प्रभाव आज भी हमारे परिवार पर है। अभी कुछ दिनों पहले आजमगढ़ के महाराजगंज में एक बारात हमारे गांव की गई थी। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी यह पूछते हुए आया कि क्या कोई पंडित भगवान दत्त तिवारी के घर का भी आया है क्या बारात में। तो लोगों ने बताया कि हाँ, उनके पनाती एक आए हुए हैं। आया और मेरे पैर पर गिरने की कोशिश उन्होंने किया, मैंने पकड़ कर उठा लिया। मैंने पूछा कि क्यों बाबा जी, क्यों हमको नरक में डाल रहे हैं। कहने, अरे बाबू, आपके बाबा ने मेरे इतनी सेवा की है, इतनी हमारे लिए किया है, नहीं हमारे बच्चे पढ़ पाते। आज मेरा लड़का प्रिंसिपल है, आज मेरा लड़का मेरा डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है, आज मेरा एक लड़का SDM हो गया है, 3 लड़के मेरे हैं। और ये सारी देन पंडित भगवान दत्त तिवारी जी की है। न मैं पढ़ा होता और न मैं अध्यापक हुआ होता, न मैं पढ़ा पाता। तो आज भी हमारे परिवार की पृष्ठभूमि में हमारे परबाबा जी की छाया है और उनकी ही कृपा से लोग आज भी हमको प्यार करते हैं
जब मैं क्षेत्र में निकलता हूं तो लोग कहते हैं अरे पंडित भगवान दत्त तिवारी के परिवार के हैं। ये हमारे पूज्य पिताजी पंडित मनोहर मोहन मालवीय के शिष्य थे। उन्होंने सन 1935 में MSc जूलॉजी से किया था BHU से, और BHU से करने के बाद उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मालवीय जी के निर्देश पर उन्होंने गोला इंटर कॉलेज की स्थापना की, जो एक लड़के से शुरू हुआ और आज लगभग 4000 के आसपास बच्चे हमारे उस इंटरमीडिएट कॉलेज में हैं। उसी की वजह से वहाँ एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने किया है, एक गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना किया है हम लोगों ने, और एक ITI की स्थापना किया है, ताकि बच्चे जो पढ़ करके निकलते हैं, आजकल नौकरी की बहुत समस्या है, तो कम से कम रोजी रोज़गार का उनका एक साधन ITI कर लें तो मिलने लगेगा। ये हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि और मैं खुद एंशिएंट हिस्ट्री से MA करने के बाद मैं PhD किया हूँ, और 24 साल तक मैं इंटर कॉलेज गोला का प्रधानाचार्य रहा। 39 साल कुल उस स्कूल में मैंने सेवा किया, जिसमें से 24 साल प्रधानाचार्य के रूप में मैंने किया है। एक अच्छा कॉलेज हमारा है और लाखों विद्यार्थी वहाँ से अब तक पढ़ करके निकले हैं। सन 1947 में स्थापित किया हुआ वो कॉलेज है। आज भी वो उन ऊंचाइयों पर है। गोरखपुर के अच्छे से अच्छे कॉलेजों में उसका नाम गिना जाता है। ये हमारी शिक्षा और समाज के लिए जो हमने सेवा किया है वो है। ब्लॉक प्रमुख के रूप में मैं लगभग 10 साल तक काम किया हूँ, और ब्लॉक प्रमुख के रूप में जो मैंने काम किया है, आज जब क्षेत्र में निकलेंगे तो जहाँ भी देखेंगे क्लस्टर सिस्टम उस समय आया था, ब्लॉक से बनता था, छोटे छोटे गरीब परिवारों के लिए मकान बनते थे क्लस्टर सिस्टम में एक साथ। मैं आपको यहाँ बीच में टोक रहा हूँ, इसके लिए खेद है मुझे, क्योंकि परिवार की पृष्ठभूमि की बात चल रही थी। गोरखपुर मतलब पहले तो यूपी में जातिगत राजनीति अपने आप में चरम पे है, और इस समय जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच खींचतान चल रही है, गोरखपुर में ब्राह्मणों में तिवारियों का एक अपना अलग रुतबा रहा है। आप और आपका परिवार, हरिशंकर तिवारी के परिवार के मतलब क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग आसपास के क्षेत्र के हैं, लगभग समीप में आप लोग का घर है। आपके भाई साहब विधायक रहे, डॉक्टर अच्युतानंद तिवारी जी, उस समय हरिशंकर तिवारी जी मंत्री थे। तब आपके परिवारों के बीच खींचतान के चर्चे गोला के क्षेत्र में अक्सर सुने जाते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, हरिशंकर क्योंकि ऐसा सुनने को मिलता है कि हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों की काफ़ी मदद करते हैं, फिर दो तिवारियों के बीच में टकराहट कैसे थी? नहीं, हमारे और हरिशंकर तिवारी के बीच कोई टकराहट नहीं थी। हमारे और मार्कंडेय चंद के परिवार के बीच में टकराहट रही है, वो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद को लेकर के नहीं। एक दबंग किस्म के आदमी थे मार्कंडेय चंद। हमारे यहाँ कस्बों में दुकानों पर ज़बरदस्ती कब्जा करना, गरीब लोगों के मकानों पर कब्जा कर लेना, ज़मीन पर कब्जा कर लेना, ये काम उनका रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते थे और उनसे हमारे टकराहट होती थी। पंडित हरिशंकर तिवारी से टकराहट की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी। पंडित हरिशंकर तिवारी जब मंत्री के थे, उस समय मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था, और पंडित हरिशंकर तिवारी ने मेरे खिलाफ, पंडित हरिशंकर तिवारी से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आप हमारे क्षेत्र में क्यों चुनाव लड़ेंगे? हमने कहा कि क्षेत्र तो गोला ब्लॉक के अंतर्गत जो था उससे मैं लड़ रहा हूं, अब मैं वहाँ का ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, अब जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक मानसिकता उन लोगों की है कि किसी को बढ़ने न दिया जाए, कोई आगे न बढ़ पावे, ताकि हमारा और हमारे परिवार का वर्चस्व कायम रहे। ब्राह्मण वर्ग का कोई जब आगे बढ़ता है तो पंडित हरिशंकर तिवारी को लगता है कि ये तो मेरे घर में सेध लगा रहा है, इसलिए वो उनमें खलबलाहट बचती है। ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें अपनी ज़मीन खोने की डर थी। उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़वाया, हमारे ही दोस्त को खड़ा करके, और संजोग से मेरे खिलाफ लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई, और मैं भारी बहुमत से जिले में सबसे अधिक वोट पा करके मैं जिला पंचायत का सदस्य बना था।
आप 10 वर्ष ब्लॉक प्रमुख रहे, आपके भाई साहब विधायक रहे, आप जिला पंचायत सदस्य रहे, काफ़ी ज़्यादा वोटों से आप जीते भी। जी। आपका एक अपना वोट बैंक जिसे कह लीजिए, आपका एक अपना वोट बैंक है उस क्षेत्र में। जी। फिर भी अभी तक आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको उचित स्थान क्यों नहीं दिया? देखिए, पार्टी मेरी माँ है और नहीं हमको विधायक लायक समझी होगी तो नहीं दिया, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं पार्टी के लिए काम करता रहता हूँ। पार्टी जब चाहेगी कि हमको लड़ना है, आदेश करेगी, तब मैं लड़ूंगा। ये तो आपका संतुलित बयान भले हो सकता है क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी में जो आयातित नेता होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में, मैं जितना आपके बारे में जानता हूं, अब जितना रिसर्च किया है, उन आयातित नेताओं से अधिक योग्यता तो आप में है विधायक बनने की। देखिए, अब इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पार्टी को लगा होगा कि जो आयातित लोग आ रहे हैं, हो सकता है अच्छे पोजीशन से पार्टी को आगे निकाल ले जाएं, नहीं दिया होगा। उसमें मुझे कोई पार्टी के प्रति कोई न नाराज़गी कभी रही है न रहेगी। आज भी मैं कह रहा हूं कि पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूं। पार्टी मुझे अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं आपकी झोली में एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न लेके आया हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस वृद्धजनों की पार्टी है। हाँ, हालांकि अभी कुछ नए लोग इसमें आए हैं। सही बात। आप राजनीति में अवसरवादिता को कैसे देखते हैं? चूंकि आपने अभी बताया कि आपका परिवार आज़ादी के समय से कांग्रेस में है, जी। अभी तक कांग्रेस में है, जी। जबकि आजकल का जो परिवेश है इसमें उचित महत्व न मिल पाने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन पटेल, इनके सरीखे नेता, मुकुल राय सरीखे नेता पार्टी बदलते रहते हैं। इस अवसरवादिता को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से कांग्रेस में हैं। देखिए, वो लोग बड़े लोग हैं। मैं सिर्फ उनके बारे में इतना कहूँगा कि कुर्सी की लालच इतनी नहीं करनी चाहिए कि आम पब्लिक भी गाली देने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया, आम पब्लिक ने उसको पसंद नहीं किया है। कांग्रेस में जीना और कांग्रेस में मरना, कांग्रेस का सदस्य होना ही हम लोग अपने सम्मान की बात समझते हैं। कांग्रेस वह पार्टी है जिसने देश को आज़ादी ही नहीं दिलाई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हिंदुस्तान का नाम इतनी ऊंचाई पर ले आ दिया कि अमेरिका तक हिंदुस्तान से दोस्ती करने के लिए लालायित रहता है। ठीक है, ये सारी बातें तो सही हैं, लेकिन भोजपुरी में एक कहावत है कि हमारे बाबा चाना लदला बड़े तो हमू चाना नहीं लदे। मतलब मैं जी। इसको यथार्थ मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अभी वर्तमान वाली कांग्रेस भी वही कांग्रेस है? देखिए, वर्तमान वाली कांग्रेस बिल्कुल आधुनिक ढंग की कांग्रेस है और प्रियंका जी ने इतनी मेहनत किया है कि उसका परिणाम आप आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। कांग्रेस ने नौजवानों को जोड़ा है, काफ़ी नौजवान जुड़े हैं और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी अगर किसी नौजवान को टिकट दे दिया जाएगा तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूँगा। अगर आज पार्टी मेरे पर विश्वास की है तो मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूँगा। नौजवान को किसी को लाना चाहेगी तो मैं उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलूँगा। अगर कोई नौजवान नहीं आएगा तो ये पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? कांग्रेस की हालत काफ़ी कमज़ोर है, बहुत बेहद कमज़ोर। इसको तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस बैसाखी के सहारे है यूपी में। 2022 में चुनाव है, आपके पास काफ़ी राजनीतिक अनुभव है। अगर पार्टी कभी आपसे सलाह मशवरा लेती है तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए? किस तरह से मजबूती हासिल करें वो? देखिए, पार्टी का पहला सलाह तो मेरा यह है कि वो किसी से समझौता न करे। पिछला चुनाव आम पब्लिक में बड़ी अच्छी स्थिति थी। राहुल जी जब निकले थे, खाट सभाएं हो रही थी। अगर अकेले कांग्रेस लड़ी होती तो जो आज पोजीशन है उससे अच्छी पोजीशन पर रहती। तो इसको क्या माने, अपने आप पे भरोसा नहीं था? नहीं, अपने आप पर भरोसा था, लेकिन हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को लगा कि अगर हम समझौता करके आते हैं तो हम बीजेपी को रोक देंगे। इस वजह से यह समझौता हुआ और इस समझौते में कांग्रेस घाटे में रही। इसलिए हम लोग तो यही अनुरोध करते हैं बड़े नेताओं से, जब मीटिंगें होती हैं हम लोग जाते भी हैं तो यही कहते हैं कि समझौता न करके हमको अपने बल पर लड़ना चाहिए। जहाँ भी हम अपने बल पर लड़ेंगे हम बेटर स्थिति में रहेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही साफ कर दिया कि हम इस बार किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं।
उनसे गठबंधन कर ही कौन रहा है। डॉक्टर तिवारी जी, आप इस बार अगर आपको टिकट मिलता है तो आप कितना तैयार है विधायक बनने के लिए? देखिए, मैं बहक करके तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर आपको बता दूं कि 2 सशक्त प्रत्याशी वहाँ हैं, पंडित हरशंकर तिवारी जी के पुत्र विनय जी और बीजेपी के माननीय पूर्व मंत्री जी राजेश त्रिपाठी जी। अगर ये घबराते हैं तो केवल विजयानंद तिवारी के नाम से घबराते हैं। इन दोनों लोगों का की स्थिति ये होगी कि शायद ही जमानत बचा सके। मैं एक प्रश्न आपसे एक और पूछना चाहूँगा, चूँकि आपके भाई साहब डॉक्टर अच्युतानंद तिवारी जी इंडिपेंडेंट विधायक भी रह चुके हैं जी। तो क्या विजयानंद तिवारी अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो इस बार वो निर्दलीय दावेदारी भी ठोकने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस हमारे पर विश्वास करेगी, हमको टिकट देगी तो मैं चुनाव कांग्रेस के लिए लड़ूंगा, और अगर टिकट किसी और को देती है तो मेरा उसको समर्थन रहेगा। मैं निर्दल नहीं लड़ूंगा। आपने कहा कि मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको टिकट नहीं मिलता और किसी और को दिया जाता है, आप उसमें मेहनत भले करेंगे, लेकिन आप परिणाम को लेकर कितने आशंकित हैं? देखिए, मतदाता किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। बहुत से वोट ऐसे हैं जो मैं पा सकता हूं, दूसरे को दिलाने में कठिनाई होती है। प्रयास करने के बाद भी वो वोट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो वोट मुझे मिलता है वो अगर कोई और लड़ता है तो उसको भी मिले, लेकिन मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कोई मतदाता बधुआ मजदूर किसी का नहीं है। उसके अपनी भी इच्छाएं होती हैं, उसके अपने भी मन होते हैं और भी संबंध होते हैं, इस वजह से वो भाग भी सकता है। आपकी उम्र को देखते हुए मैं आपसे एक गैर राजनीतिक जवाब की अपेक्षा करूंगा। जी। पिछले 6-7 सालों में बीजेपी जिस तरह से शिखर पर पहुंची है, जी। कितनी बड़ी चुनौती है किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, बीजेपी 2012 में जरूर चुनौती थी, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके का व्यवहार पब्लिक के साथ बीजेपी के में प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है, बीजेपी की छवि धूमिल हो चुकी है। आम पब्लिक में बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है, और उस गुस्से को जो भजा लेगा वो जीतेगा। हमारी पार्टी बरहम लगा रही है। हम लोगों ने गांव-गांव कोविड के उसमें सैनिटाइजर्स भेजे हैं, सैनिटाइज कराए हैं। देखिए, अभी तमाम सैनिटाइजर हमारे यहाँ रखे हुए हैं, और दवाएं भेजी हैं हमने। कोविड की दवाओं का भी वितरण कांग्रेस की तरफ से किया गया है। उसका काफ़ी अच्छा असर पब्लिक में है। अब पब्लिक अब कहती है कि इनसे अच्छा तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि परिवार की पार्टी है कांग्रेस, यहाँ कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है। आपको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे कितना भरोसा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी कभी नहीं रही। कांग्रेस के अध्यक्ष तमाम लोग रहे हैं। पंडित कमलापत त्रिपाठी भी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, जगजीवन राम भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत से लोग अध्यक्ष होकर के आए। उस पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो किसी एक परिवार की पार्टी है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं वो देख लीजिए, भाजपा में भी तो वो हैं। लेकिन पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक चुन नहीं पाई। कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी की पाले में। सही कह रहे हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही आप देखेंगे आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा सर, वो तो बाहुबली 2 और गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 से भी ज़्यादा सस्पेंसिव है। आ रहे हैं। आप गोरखपुर में काफ़ी लंबे समय से हैं। जी।
गोरखपुर के 2 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल आपने लगभग देख ही लिया, क्योंकि 5 साल बाद कार्यकाल खत्म होने वाला है, आगे आए तो अलग बात है। जी। वीर बहादुर सिंह, जी। योगी आदित्यनाथ, कितना फ़र्क देखते हैं आप गोरखपुर में? वीर बहादुर सिंह गोरखपुर के लिए सूर्य थे और जोगी जी चंद्रमा भी नहीं बन पाए। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। वीर बहादुर सिंह की एक हनक थी, ये भ्रष्टाचार नहीं था। जो जिस सड़क से आप आए हैं, इस सड़क का किस्सा आप जानते हैं? जिस दिन बनी उसके तीसरे ही दिन टूट गई और कहा गया कि अरे ये सड़क ऐसी बन रही है कि 50 साल तक हिलेगी नहीं। क्यों हुआ ऐसा? भ्रष्टाचार। यही जीडीए है, देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है इसमें। जोगी जी नहीं रोक पा रहे हैं। जोगी जी एक बाबा के रूप में सम्माननीय हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उतने ही निंदनीय हैं। इसलिए कि इतनी छूट पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया इन्होंने कि आम पब्लिक तराह तराह करती है। तो उनको महंत पीठ का होने के नाते सम्मान हम देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनका सम्मान वो नहीं है जो सम्मान वीर बहादुर सिंह का था। तो ये थे हमारे साथ गोला से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी। ऐसे ही और धुरंधर नेताओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।